ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों मेरे ढोकलो, सबसे पहले तो अब ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फिनांस पे एक ओवरव्यू, एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर जो 25 मिनट्स के अंदर ही आपको समझ जाए कि पब्लिक फाइनेंस है क्या, वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो एक बार जरूर देखना, जिससे आप लोगों को पढ़ने का एक मोटिवेशन मिल जाए। चैप्टर नंबर 10 6 का ऑलरेडी एक लेक्चर आपको मैंने दे दिया हुआ था पहले ही, राइट। आज नेशनल इनकम मॉर्निंग में मैंने एक स्ट्रैटेजी दी, एक पार्ट कवर किया। और अब सर कहीं ना कहीं बच्चे मुझे भी कह रहे थे कि सर एक काम कीजिए ना, क्यों ना हम लोग ये तो करिए करेंगे, और आपको मैंने जो स्ट्रैटेजी दी वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। अब और एक चीज सर हम ध्यान देते हैं क्या, वो ये बात सर कि हम अब हमारे क्वेश्चन पेपर में जो आने वाला है उस पर बात करेंगे। और बहुत ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 जो 12 मार्क्स के लिए है सर, वो टैकल करने में थोड़ा बहुत आसानी होनी चाहिए। इसीलिए आज क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, जहां से हम कर रहे हैं ऑलरेडी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मैं दे चुका हूं। जहां से हम लोग कर रहे हैं सर वहीं से आएगा। यस सर, मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखा गया था आए थे, और सारे कंसेप्ट कवर है हम आपका। और यहां पे एक बात याद रखिए, जहां जहां मुझे लगा कि मुझे आपको कंसेप्ट और क्लियर करवाने में करवा के दूंगा, और मेरे साथ ही ये लर्न हो जाना चाहिए, बात खत्म सर। और कोई दिक्कत ही नहीं, हम रिवर्स में जाएंगे क्योंकि सर माइक्रो के सारे कंसेप्ट हम बार बार पढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेशन हम 10 9 8 7 ऐसे हम शुरू करने वाले हैं। सो प्लीज एंड तक जरूर इस सेशन में बने रहो दोस्तों। आपका हर एक लाइक, आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। अपने जितने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो कीजिए। और एक गुड न्यूज है ऐसे कि पिछले 48 आवर्स में अपने चैनल पे करीब करीब 6.5 लाख व्यूज आए हैं। बट सब्सक्राइबर अभी ठीक है, हर बच्चा सब्सक्राइब नहीं करता, बट हो सके तो दोस्तों आपका ही चैनल है, आपके ही सर है, जरा प्यार दिखाइए। और अब सर ध्यान दीजिए, हम लोग जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2A, जो 6 मार्क्स कवर करेगा। और जैसे केस स्टडी हमने किए थे वैसे ही आपके सारे के सारे सवालों के जवाब, सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। बस अब पूरा का पूरा मोटिवेशन, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। हो सके दोस्तों तो सिर्फ सिर्फ लेक्चर पे ही ध्यान देना, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो करके। चलो एवरीवन नाउ फोकस। सर चैप्टर नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं सर क्या, फॉरेन ट्रेड। उस चैप्टर में से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट करके आ सकते हैं। हमने कल भी किए थे, आज वापस ये लेक्चर जो बाद में कोई प्री रिकॉर्डेड देख रहा होगा तो उसे भी फायदा हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे सर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जहां से 5 आपको पेपर में आने ही आने वाले। सबसे पहला आइडेंटिफाई करना सर, इतना लिखोगे क्या 2 में से 2 मिल जाएंगे, गारंटेड मिल जाएंगे। 10वें चैप्टर पे थोड़ा स्पीड रखेंगे सर, 3 ही सवाल करने, तो मेरे साथ लर्न हो जाना चाहिए। दैट्स ऑल मालिक। अगले आधे से 1 घंटे में हम लोग 6 मार्क्स अपने कंप्लीट करेंगे आइडेंटिफाई द कंसेप्ट वाले। क्या आप मोटिवेटेड हो? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। फटाफट कमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाए दोस्तों। क्विकली अपने सारे दोस्तों तक लिंक पहुंचा दीजिए, आपके लाइक्स बढ़ा दीजिए, और हम लोग आगे जाएंगे, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे मालिक। आज आपका यस यस यस, पब्लिक फाइनेंस ऑलरेडी बेटा लिंक भेजा है। आई थिंक सो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, लेकिन लेक्चर में जाइए, वीडियो में आपको तुरंत दिख जाएगा। पब्लिक फाइनेंस का मैंने एक रिकॉर्ड करके सेशन दे दिया है, प्लीज उतना देखिए, क्योंकि बहुत सारे सेशन होने के बाद वो नहीं दिखता है करके, है ना। नोटिफिकेशन आपको नहीं आया रहेगा अपलोड का, बट ऑलरेडी टेलीग्राम में भी लिंक शेयर कर दिया। चलो एवरीवन नाउ फोकस। सर पहला चीज आपके पेपर में अगर कल या परसों आपको आता है, इंडिया परचेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, तो सर कॉमन सेंस की बात है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से परचेस कर रही है। और यहां पे मैंने कहा था फॉरेन ट्रेड प्लीज मत लिखना, क्योंकि सर क्या वर्ड है? परचेस। अब अगर परचेस है तो ये कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा सर? तो आइडेंटिफाई कंसेप्ट में आ जाएगा इंपोर्ट ट्रेड। सेकेंड टाइम बता रहा हूं सर, कल मैंने ऑलरेडी बताया था, आज वापस समझा रहा हूं। अगर इंडिया परचेस पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, तो अगर परचेस अनदर कंट्री तो इंपोर्ट लिखना। और एक चीज मैं आपकी यहीं पे क्लियर कर देता, अगर यहां लिखा होता इंडिया सेल या सोल्ड पेट्रोलियम फ्रॉम टू व्हाट? ईरान, अगर सोल्ड टू अनदर कंट्री होता तो क्या रहता आंसर? बताओ, एक्सपोर्ट। यस, तो परचेस वर्ड आया तो इंपोर्ट लिखना, सेल वर्ड आया तो क्या लिखोगे बेटा? आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में एक्सपोर्ट। सिर्फ फॉरेन ट्रेड डायरेक्टली मत लिखना सर। अब ये हो गया, आप ऐसे लिखोगे ए, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन लिखना है। आइडेंटिफाइड कंसेप्ट, देखो क्या लिखा हुआ है सर, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट इंपोर्ट ट्रेड। बी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, पूरा लिखिए, अंडरलाइन कीजिए और बोलना, purchase of goods and services by one country from another country, it is called import trade, and hence ऐसे एक वर्ड लगा देना, ये दूसरा वर्ड लाइन बन जाएगा सर। क्या इंडिया ने परचेस किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, दैट्स वाई इट इज विच ट्रेड?
विच ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड। तो 2 पॉइंट आपके बन गए, ये वाला एक पॉइंट और दूसरा वाला ऐसे पॉइंट लगा के आप आगे एज इट इज स्टेटमेंट लिख दो। क्या हम ये क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। मुझे देखने दो, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलो वेरी गुड दोस्तों। तो यहाँ पे 6 में से 16 मार्क्स का क्वेश्चन कल करेंगे। आज ये छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं सर। तो 16 मार्क्स का कल अगर हमने कर लिया, डिस्टिंग्विश, डेफिनेशन सब बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। आज टारगेट है कि हम क्वेश्चन 2 12 मार्क्स कंप्लीट कर ले, ठीक है ना? मतलब ऑलरेडी मैंने सारा माइक्रो का आपको दिया और इसलिए मैक्रो पे ही आज ज्यादा फोकस कर रहा हूं। पे अटेंशन मालिक एवरीबॉडी। ओके सर। दूसरा, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा ना, परचेस वर्ड आया तो इंपोर्ट, सेल आता तो एक्सपोर्ट, कुछ भी आने तो आपको आंसर आना चाहिए मालिक। दूसरा, महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम पंजाब। अब ये क्या रहेगा बताओ? तो ये कल भी मैंने आपको समझाया था दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग अपने आप दिमाग में बैठते जाएगा। यहां पे सर महाराष्ट्र इंडिया का ही एक राज्य है, पंजाब इंडिया का ही एक राज्य है, तो विद इन बाउंड्री ट्रेड हुआ। तो इसे मैं क्या कहूंगा? इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड, आप कुछ भी कहो दोस्तों, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, देयर इज नो डाउट एट ऑल। क्योंकि विद इन द स्टेट ही आपके, विद इन द कंट्री आपके गुड्स रहे करके। आइडेंटिफाइड कंसेप्ट लिखोगे ए डाल के, बी पॉइंट लिख के अंडरलाइन करोगे, और एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा सर बताइए? इंटरनल ट्रेड इज द परचेज दैट इज इनफ्लो एंड सेल मतलब आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। अगर आपको जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं लिखते आया तो विद इन द कंट्री लिखा तो भी चलेगा, आपके 2 में से 2 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन यहां पे याद रखना ये इंपोर्ट नहीं है सर, महाराष्ट्र और पंजाब दोनों ही इंडिया में, तो विद इन द सेम कंट्री, दैट्स व्हाई इट इज इंटरनल और होम ट्रेड या इनफ्लो ऑफ गुड्स बोल सकते हो सर। सर तीनों लिखे या कोई भी एक लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। सर लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 10 के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट इंपॉर्टेंट वाले खत्म हो जाएंगे और आपको सब याद आएगा पेपर में, डोंट वरी। क्या कहा है सर? इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट एंड सोल्ड टू मलेशिया। तो सर ये तो समझाया था ना 10वें चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर। एक कंट्री ए है, वो क्या कर रही है? बी कंट्री से गुड्स खरीद रही है, उस पे प्रोसेस कर रही है और सी कंट्री को बेच रही है। इसे क्या कहते हैं? इंट्रेपोर्ट ट्रेड कहते हैं सर। तो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट लिखना, अंडरलाइन करना, और क्या आंसर लिखोगे? इंट्रेपोर्ट ट्रेड। आंसर देखिए। एंड एक्सप्लेनेशन क्या दोगे सर? द प्रोसेस ऑफ क्या? द प्रोसेस ऑफ सपोज परचेसिंग या इंपोर्टेड गुड्स को आप प्रोसेस करते हो जो वन कंट्री से खरीदा एंड एक्सपोर्ट कर दोगे अनदर कंट्री को, इसे क्या कहते हैं सर? इंट्रेपोर्ट ट्रेड। एंड वापस यहां पे लिखना हेंस व्हाट सर? इंग्लैंड, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट वापस लिखो और बोलना दैट्स व्हाई इट इज विच ट्रेड? इंट्रेपोर्ट ट्रेड। बस आपके 2 पॉइंट बन गए और इसका सवाल भी खत्म हो गया। क्या इंट्रेपोर्ट ट्रेड समझा बेटा? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। क्या इस चैप्टर के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं रहेगी अभी? समझा राजा? तो ये आइडेंटिफाइड 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा सवाल रहता है। हम जाएंगे चैप्टर 1 तक जाएंगे, लेकिन पहले मैक्रो का ऑब्जेक्टिव या यहां पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए करके, और बहुत सिंपल रहता है। आप लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। सर चैप्टर नंबर 10 डन हो गया सर। अब हम आते हैं यहां पे, चैप्टर नंबर क्या है हमारा? 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बहुत बच्चे इस चैप्टर को छोड़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। एक काम करो, इसके आइडेंटिफाई कंसेप्ट तो कर लेते बेटा, और अगर ये कर लिया तो दिक्कत नहीं रहेगी हमको। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा सर? एक रिलीफ मिल जाएगा कि हमने किया हुआ है। चलो समझते हैं सर। रघु's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट हिज मनी इन स्टॉक एंड क्या? बॉन्ड्स। एक बंदा है, उसके पिताजी रेगुलरली क्या कर रहे हैं? स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट रहेगा? तो आंसर है सर, इट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहां पे? स्टॉक मार्केट में। एक्सप्लेन सर, इसका टेंशन मत लो ना, एक बार सिर्फ समझ लो। 10वां चैप्टर इजी है, वहां से एक आता है और आया तो आपके मार्क्स बन गए। इस चैप्टर को अपन सिर्फ समझ लेते हैं कि अगर कोई रेगुलरली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो कंसेप्ट क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और एक्सप्लेनेशन क्या है सर? पढ़िए। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल मार्केट का। क्या सर? स्टॉक एक्सचेंज, which is an association or organization in which stock, bond, commodities, etc. are traded। और क्योंकि रघु का जो भी डैडी है वो मनी इन्वेस्ट कर रहे स्टॉक और बॉन्ड में, इसीलिए हमने कंसेप्ट क्या कहा? इन्वेस्टमेंट इन विच मार्केट? स्टॉक मार्केट करके। ठीक है सर, स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल मार्केट का, उसमें एसोसिएशन से अलग अलग चीज सर, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। सर 2022 में पूछा गया था लास्ट एग्जाम को सवाल। क्या सवाल पूछा गया था मालिक? ध्यान से देखिए एवरीबॉडी, प्लीज शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड। हाँ सर, पेपर लीक कर दो ढोकले, पेपर लीक कर दो बोले। सही है। फिर मैं जेल से लाइव लूंगा सेशन, है ना? फिर वहां पे बोलूंगा सुविधा दो सर हमको, हम तो यहीं से लाइव लेंगे।
कैसे हो, ध्यान दो यहाँ पे, नॉनसेंस पढ़ो। चलो एवरीवन, सर लकी नाम का बंदा है और ये कंसेप्ट अपने 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। लकी डिपॉजिटेड लमसम 1 लाख रुपीज इन द बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बोले आइडेंटिफाई करो कंसेप्ट को। अगर आपने नौवां चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना दोस्तों, वहां पे आप देखो कमर्शियल बैंक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कल बताऊंगा आपको, तो जाते जाते एक बार देख के जाना। लेकिन ऐसे भी माइक्रो तो अच्छे से करना ही है कल हमको, मैक्रो के सवाल पे थोड़ा फोकस करो। एक पर्सन, हिंट वाले वर्ड देखो, लमसम डिपॉजिट कर दिया बड़ा अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए 1 ईयर, तो ये कौन सा डिपॉजिट हो गया, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट में लिख देना फिक्स डिपॉजिट। एकदम सिंपल था, हिंट वाले वर्ड समझा। अभी नाम कितने भी बदलने दो, अगर आप एक फिक्स अमाउंट किसी फिक्स पीरियड के लिए बैंक में रख रहे हो तो आंसर क्या रहेगा, फिक्स डिपॉजिट। और एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा सर, अ फिक्स डिपॉजिट इज टाइप ऑफ डिपॉजिट इन विच, जो भी सेवर है, जो बंदा है, वो डिपॉजिट करता है कुछ तो फिक्स अमाउंट, सर्टन अमाउंट, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, क्या बेटा, in commercial bank for which period, fixed period of time, and he can withdraw the amount from the deposit after specific period। ये अपने मन से आपको लिखना था कि जब पर्सन स्पेसिफिक टाइम के लिए कहीं पे भी पैसा क्या करता है, डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक में, तो सर उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो विड्रॉ कर सकता है। इतना लिखा तो भी 2 में से 2 मार्क्स फिक्स मिलेंगे आपको। और ये आ गया था इस चैप्टर में से, आइडेंटिफाइड आया था, तो इस चैप्टर के अच्छे से करने हैं सर हमें। चलो, ये सवाल शायद अगर आपको आ जाए, एक बैंक है एबीसी करके, एबीसी बैंक प्रोवाइड क्या बेटा, डीमैट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट एंड लोकर फैसिलिटी, जो भी है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। आईएमपी करो आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में से आइडेंटिफाई द कंसेप्ट आया था। कोई पर्टिकुलर बैंक XYZ सर्विसेज क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो क्या कंसेप्ट होगा सर आइडेंटिफाइड कंसेप्ट में, आंसर इज एंसिलियरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा स्पेलिंग देख लेना, ढूक लो, नहीं तो तुम क्या करोगे, सर ये तो सर ने पढ़ाया था वही पेपर में आया, लेकिन वो एंसिलरी का स्पेलिंग क्या था, ये था, ध्यान से देखो, विच फंक्शन, एंसिलरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा एक पर्टिकुलर बैंक है जो आपको अलग अलग सुविधा प्रोवाइड कर रही है, कौन सा सर, डीमैट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग। तो ऐसा अगर पेपर में आया तो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या रहेगा, एंसिलियरी फंक्शन ऑफ व्हाट, कमर्शियल बैंक। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा सर, ध्यान से देखिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मेनी कस्टमर सर्विसेज टू कस्टमर्स, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं सर्विसेज कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग दिस मतलब क्या सर, लिखना आपको तो लाइन बढ़ाना है ना, तो ये वापस लिखो, क्या, डीमैट फैसिलिटी, ऊपर देख के ही लिखना है, किधर लर्न करना है, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग, ये किस में आते हैं सर, एंसिलरी फंक्शन में आते हैं ऑफ कमर्शियल बैंक। दैट्स व्हाई ऊपर का कंसेप्ट क्या है, एंसिलरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। दोस्तों क्या एंसिलरी फंक्शन वाला पॉइंट समझा, एवरीबॉडी बोलो यस और नो, हाँ या ना। सर सपोर्टिव फंक्शन आप ध्यान में रखो, जहां पे कस्टमर को क्या हो, बेनिफिट हो, उसको सुविधा हो। हमारा प्राइमरी तो कर ही रहे, प्राइमरी पर्पस क्या है सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, ये तो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का। लेकिन उसके अलावा और भी फंक्शन जो करती, दैट इज एंसिलरी फंक्शन, सपोर्टिंग फंक्शन। याद रहेगा एवरीवन, यस और नो, यस सर। चलो 38 वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इतने 4-5 क्वेश्चन में से ही पेपर में घूमेगा सर, तो ध्यान से रखिए, याद रखिए करके, प्रकाश डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एज द फाइनेंशियल स्कैंडल वॉज एक्सपोज। आपको एक लाइन लिख के देंगे कि एक बंदा है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्कैंडल मतलब स्कैम, मतलब सर कुछ तो धोखाधड़ी, हर्षद मेहता देखा रहेगा ना, कुछ तो ऐसे आया। बोलो आइडेंटिफाई करो कंसेप्ट, इस चीज को क्या कहा जाएगा सर, आंसर क्या है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सर एकदम सिंपल सी बात थी, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता तो रटना मत कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहता मतलब कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लूज हो गया। तो लॉस ऑफ क्या बेटा, कॉन्फिडेंस अमंग्स द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर स्कैंडल, स्कैंडल का अदर वर्ड क्या है बेटा, फ्रॉड इन द शेयर मार्केट, इंक्रीज पब्लिक डिस्टर्ब एंड क्या, प्रिवेंट इन्वेस्टर फ्रॉम मेकिंग क्या, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, ताकि लोगों में क्या हो रहा है सर, इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या नहीं हो रहा है मालिक, सिंपल सी बात है कि वो उत्साह नहीं आ रहा है और बात बिगड़ रही है करके। सिंपल सर हो गया चैप्टर नंबर 9। तो मालिक यहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंस जो लाइव कर रहा है एंड तक करेगा, चैप्टर नंबर 10 के आइडेंटिफाई कंसेप्ट खत्म, चैप्टर नंबर 9 के आइडेंटिफाई द कंसेप्ट खत्म। क्या इतना ही आएगा सर, गारंटेड इतना करके जाओ बेटा, और आपका फिर आप निराश नहीं होगे क्योंकि यहां से पेपर में पूछा भी गया है।
सर चैप्टर नंबर 8 जो अभी अभी आपको कराया मालिक, क्या पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, और देखो मैक्रो खत्म हो जाएगा, 8 7 6 डन। और मैक्रो के इतने सवाल कर लिए तो सर माइक्रो के तो आने ही वाले या आ सकते हैं, हमको कॉन्फिडेंस है, मैक्रो के भी करके जाएंगे तो एडवांस सर हमारा तो बेनिफिट ही है, नुकसान तो कहीं पे भी है क्या मालिक? नुकसान कहीं पे भी नहीं है। तो चलो सर आ जाते हैं सिंपल पब्लिक फाइनेंस ऑफ क्या इंडिया में आइडेंटिफाइड कंसेप्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला सवाल सर, रोहिणी used to have to pay less income tax when her income was low। बेटा वेरी 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 आईएमपी, आपको ये यहां पे आएगा नहीं तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। बाद में आप कैसे भी पढ़ो कुछ भी करो, लेकिन इस बार इस चीज को समझो सर, एक पर्सन है जो बहुत कम टैक्स पे कर रहा था उसके इनकम पे या कर रही थी उसके इनकम पे, बट नाउ शी हैज टू पे मोर इनकम टैक्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। सर ये क्या कहा है सर, जब बंदा 1000 रुपया कमा रहा था तो 1 रुपया टैक्स दे रहा था, अब बंदा 2000 कमा रहा है तो 10 रुपया टैक्स दे रहा है, इनकम डबल लेकिन टैक्स 10 टाइम्स हो गया। तो जैसे टैक्स बढ़ा तो इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ा। इस कंसेप्ट को कौन सा टैक्स कहते हैं सर? प्रोग्रेसिव टैक्स। बोलो एवरीबॉडी, कौन सा? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब क्या, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे टैक्स देना पड़ता है, उससे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। बोलो मेरे साथ, कौन सा टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स। सर कैसे लिखे एक्सप्लेनेशन, देखो बेटा, इफ टैक्स रेट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू क्या बेटा? इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट भी अगर इंक्रीज होगा, 10 से 20 हो गया, 20 से 30% हो गया, इन प्रोपोर्शन टू व्हाट? इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, सच अ टैक्स स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। बेटा ऑब्जेक्टिव या फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं आ सकता है, मुझे बताओ एवरीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर? लर्न करना है। इफ टैक्स रेट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन इनकम, अगर पर्सन का इनकम बढ़ रहा है उसके साथ साथ टैक्स भी बढ़ा सर, तो उसे कौन सा कंसेप्ट कहेंगे हम? प्रोग्रेसिव टैक्स। बोलो बेटा, कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर कहेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो अगर ऐसा वाला सवाल आ गया पेपर में तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर मालिक, 2 में से 2 मार्क्स तुम्हारे डन हो गए। बोलो एवरीवन, समझा राजा? यस और नो? यस सर। दूसरा फाइनल सवाल, फिर चैप्टर नंबर 8 भी अपना डन हो जाएगा आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट के हिसाब से। देखो क्या कहा है सर, शैलेश बोरोड मनी फ्रॉम फ्रेंड टू बाय मशीनरी। बस इतनी सी लाइन दे दी। इसमें ध्यान रखो दोस्तों, बोरो किया मतलब लोन लिया है, लेकिन कहीं बैंक से लिया है क्या? नहीं सर। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया क्या? नहीं सर। उसके दोस्त से लिया, इसीलिए कौन सा फाइनेंस हो गया? प्राइवेट फाइनेंस। तो सर आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट में हो गया प्राइवेट फाइनेंस। अगर आपके पेपर में कहीं ना कहीं ऐसे आ गया कि मिस्टर राहुल ने लोन लिया, बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सोहम, कुछ भी दे दिया, लेकिन कंसेप्ट क्या था? कोई बंदा लोन ले रहा है, लेकिन किससे ले रहा है सर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं। किससे लोन ले रहा है बताओ एवरीबॉडी? अपने दोस्त से। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्राइवेट फाइनेंस। तो लिखो, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट एन इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैरी आउट टू फुलफिल क्या बेटा? प्राइवेट इंटरेस्ट आर नॉन एज क्या? आर कॉल्ड एज फाइनेंस। क्या सर? प्राइवेट फाइनेंस करके। सिंपल सी बात थी, जहां पे जो भी पैसा दोस्तों से लिया जाएगा, सर अंडरलाइन करना, प्राइवेट एंटरप्राइज कैरी आउट टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। एक इंस्टीट्यूशन नहीं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहा है सर, हेल्प मतलब लोन दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसे क्या? इन द इंटरेस्ट, उसके बेनिफिट में। तो सर क्या करेंगे हम लोग? इसे प्राइवेट फाइनेंस करेंगे। कहेंगे चैप्टर नंबर 10 के आइडेंटिफाई कंसेप्ट डन, 9 के डन, 8 के डन। सर खत्म हो गए 3 चैप्टर के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट डन। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा सर पेपर में, इतना ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। देखो सर, ऐसे पढ़ो तो आप पढ़ोगे, जो आप खुद पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है सर? बहुत बार हम बहुत आलसी बन के धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, फटाफट 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 पढ़ो। कोई लेक्चर आधा ही है ना बेटा, लाइव सेशन ना आधा है। कुछ कमेंट अभी जस्ट मैं बीच बीच में पढ़ता हूँ। पब्लिक फाइनेंस का लाइव सेशन आधा हुआ क्योंकि वहां पे नेटवर्क एरर आ गया। अब मैंने उनसे बात की टेक्नीशियन से, तो अभी कोई इश्यू नहीं, इसलिए लाइव ले रहा हूं। लेकिन उसका मैंने उतने टाइम में ना एक रिकॉर्ड कर लिया सेशन, और अपने चैनल पे अपलोडेड है। तो कोई भी प्लेलिस्ट में जाओ, नहीं तो रिसेंट अपने चैनल पे जाओ, आपको पब्लिक फाइनेंस मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। और चलो आप फिलहाल ये इंपॉर्टेंट सेशन है तो यहाँ पे ध्यान दो। नेशनल इनकम एवरीबॉडी,
आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। सर यहां से एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो सबका ध्यान 120 तक का कंसंट्रेशन में जो पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा भी दूंगा ताकि लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रिटेन रहे और एग्जाम में कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए। हम मैक्रो पार्ट कर रहे हैं सर आइडेंटिफाइड कंसेप्ट का, जो बहुत बार यूजुअली हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते और रिवर्स में जाएंगे। जो साल भर किया वो तो बाद में जाएंगे, वहां पे स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन यहां पे ध्यान दो सर। अनीता रिसीव मंथली पेंशन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सर स्टेट गवर्नमेंट से अनीता पेंशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या था बेटा? बेटा पेंशन। और यहां पे मैं आपको इस चैप्टर का एक ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट भी बता दूंगा। ये इन्होंने रिसीव किया। ट्रांसफर पेमेंट भी होता है जहां पे खर्चा जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता सर, मतलब ऐसा खर्चा जिससे कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है ना, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पकड़ लो, वहां पे आएगा ट्रांसफर पेमेंट करके। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे एवरीबॉडी, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर इनकम सर? ऐसा इनकम, यहां पे ध्यान दो, आपको सिर्फ कीवर्ड क्या याद रखना है? पेंशन। मतलब सर काम करना बंद हो गया है, बंदा अभी घर पे बैठा है और घर पे बैठे बैठे जो उन्होंने पास्ट में काम किया, गवर्नमेंट उनका पेंशन उनको घर तक पहुंचा रही है। अभी कुछ काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो इसे कौन सा इनकम कहा जाएगा? ट्रांसफर इनकम। पेपर में क्या हो सकता है? अनीता की जगह अतुल नाम दे देंगे। अतुल रिसीव्स मंथली पेंशन ₹1 लाख फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, कोई मत डरो। यहां पे कीवर्ड क्या है? पेंशन। अगर पेंशन आया तो आंसर क्या रहेगा? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या सर? कंसेप्ट बताओ तो। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट क्या लिखोगे, और जो अभी जुड़े बच्चों ध्यान रखो, ऐसा ही तरीका है लिखने का, गलती करना मत। सर हम एक एरो मार के आएंगे फिर नहीं नहीं, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट लिखना, ऐसे अंडरलाइन करना, ट्रांसफर इनकम, फिर बी पॉइंट लिखना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट। आपको 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, क्या कहा हुआ है? इफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अनदर पर्सन। एक्सपेंडिचर इंकर्ड का मतलब सर किसी ने खर्चा किया हुआ है, दूसरे पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल इन फॉर्म ऑफ इनकम विदाउट एनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। सर कोई काम नहीं कर रहे, रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ पैसा आ रहा है, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रोडक्टिव वर्क। कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है सर, देन सच ए इनकम इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम का डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ट्रांसफर इनकम बोलो एवरीबॉडी, यस और नो? यस और नो, हाँ या ना बेटा? यस। तो ट्रांसफर इनकम का देखो रटना नहीं, हमको सिर्फ समझना है। पेपर में कुछ भी आने दो, अगर पेंशन वर्ड आया ना, और एक बात रखना, अगर तुम कैसे कंफ्यूज होगे, देखो रिसीव्ड आया तो क्या लिखोगे? ट्रांसफर इनकम। लेकिन अगर ये उल्टा पूछा होता, क्या पूछा होता सर? स्टेट गवर्नमेंट ने मिस्टर अतुल को पेंशन दिया है, पे किया है, तो रिसीव्ड की जगह अगर पे होता, पेमेंट वाला चीज होता, तो यहां पे आप क्या लिखते? ट्रांसफर पेमेंट। दैट्स इट। ये समझा क्या? अल्टरनेटिव दोनों बता दिया। रिसीव आया तो ट्रांसफर इनकम, अगर पेमेंट एंगल से पूछा होता तो कौन सा पेमेंट होता? ट्रांसफर पेमेंट होता। एवरीबॉडी, क्या आपको समझा? यस और नो? यस सर। तो याद रखना, नहीं तो देखो कैसे अकाउंट में उन्होंने घुमाया था, याद है आपको? वो न्यू रेशो ओल्ड रेशो वाला लैंग्वेज घुमा दी थी। यहां पे अगर ऐसा क्या, तो इतना अलर्ट रहना, अगर रिसीव्ड है पेंशन तो ट्रांसफर इनकम, पेड एंगल से पूछा तो ट्रांसफर पेमेंट, बाकी कुछ नहीं। ओके सर। ये देखो अभी क्या है सर? वीरू kept aside 100 kg out of 500 kg of wheat produced in his farm for his family। तो सर ये नेशनल इनकम का ही सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि एक फार्मर ने 500 केजी कुछ तो प्रोड्यूस किया और उसमें से 100 केजी क्या किया? घर वालों के लिए साइड में लग दिया। अब ध्यान से सुनना ढोकलो, ये अपना सप्लाई का आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो तुम बोलोगे सर 500 स्टॉक है, हाँ इतना सप्लाई रहेगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान से इस चीज को समझो, बहुत आराम से हम कवर कर लेंगे। एवरीबॉडी क्या है सर? ऑलरेडी टेलीग्राम में पीडीएफ भेज चुके हैं हम लोग, देख लेना। सर क्या है? वीरू केप्ट असाइड 100 केजी आउट ऑफ 500 केजी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन हिज क्या हिज फार्म फॉर हिज फैमिली। तो क्या कंसेप्ट है सर? एकदम सिंपल है, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऐसे लिखना पूरा। आइडेंटिफाइड कंसेप्ट, सेल्फ कंजम्पशन समझता, खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया है। अब कुछ भी पूछने दो, अगर आपको घुमा फिरा के उन्होंने पूछा कि एक बंदा है अपने खेत में 10,000 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन 1000 क्विंटल अपने खुद के लिए रखा, फैमिली के लिए, तो कौन सा कंसेप्ट रहेगा? फॉर दोस्तों बोलो तो, प्रोडक्ट फॉर विच कंजम्पशन? सेल्फ कंजम्पशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स से सर एक बार पढ़ लो, अगर याद आ गया बहुत अच्छा, और आएगा ही आएगा, एकदम समझ के कर रहे हो तुम। एक्सप्लेनेशन क्या है सर? द प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन is a part of product that is set aside to meet need of oneself and one's family। सर क्या फालतू है, तो हम अपने शब्दों में लिख देते हैं, इसका भी 1 मार्क्स मिल जाएगा सर इतना लिखा तो? यस डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट जो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिखा है, खुद के लिए, फॉर वन सेल्फ, और
वंस फैमिली या उसके फैमिली के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दो हो गए सर, एवरीबॉडी, दोनों समझे आपको? यस और नो? पेंशन वाला विषय खत्म कर दिया, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया सर, तो दोनों ही पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है करके। ओके, स्क्रीन पे मुझे सब दिख रहे, वेरी गुड बेटा, एंड तक देखिए। आपका क्वेश्चन 2A का दिक्कत आज खत्म। टू बी डिस्टिंग्विश ऑलरेडी मैंने वीडियो भेजा है रिकॉर्डेड, आप 1.5 की स्पीड पे देखिए, नहीं तो मैं लाइव पे आकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करके आपको पढ़ा दूंगा, ताकि पढ़ाई तो भी हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शीतल परचेस विट फ्रॉम हर क्या बेकरी फॉर द फ्लोर मिल, फ्रॉम द फ्लोर मिल। सर बताओ ये क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सर, कंजम्पशन वाला है सर। क्या है? शीतल परचेस विट फ्लोर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द क्या सर, फ्लोर मिल। क्या है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर और प्राइवेट एंटिटी ऑन न्यू मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर एक काम करो, आप यहां पे लिख सकते थे, उन्होंने इस एंगल से इसको देखो कि क्या खरीदा है सर। अगर फ्लोर मिल खरीदा है, असेट खरीदा है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान से रखना, आंसर क्या है? असेट अगर खरीदा है फ्लोर मिल, आटा वाटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसमें जाता। अगर असेट खरीदा दिया तो आप क्या बोलोगे? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखना, फ्लोर मिल से रिलेटेड कुछ बात है सर, तो ये क्या रहेगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एवरीबॉडी क्या क्लियर है? यस सर। आगे आप पढ़ो, चलो फटाफट। ये 2022 का सवाल है, आप देखिए लास्ट ईयर पेपर में क्या आया था करके। चलो पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो, फटाफट फटाफट। हाँ, इंटरमीडिएट कुछ भी हो सकता है सर। हेलो, चलो क्विकली देखो फटाफट। आ गया सबको आंसर बेटा? लास्ट ईयर पूछा था सर, सिर्फ हम 5 चैप्टर किए तो चलेगा क्या बेटा? आज का दिन है ना, आज जितना, आज ये पावर प्ले वाला ओवर है, आराम से जो तुमको लगता है ना नहीं क्या, वो करने की कोशिश करो। और फिर कल रात से तो पढ़ना ही है, और बहुत टाइम है हमारे पास, तो ऐसा टेंशन मत लो। सिर्फ 5 चैप्टर करोगे तो ऑब्जेक्टिव रह गए तो क्या होगा? और ऐसे लेक्चर मेरे साथ, इसलिए मैं मैक्रो को, मैक्रो सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। और इसीलिए ना क्लासेस में भी बहुत बार ऐसे होता है कि माइक्रो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, मैक्रो फटाफट खत्म हो जाता है हर क्लास में, क्योंकि सर उसमें बहुत बोरिंग सी बात है और बच्चे बोर होते रहते हैं। तो और देखो, मैं वही चीज सबसे पहले लेके आ रहा हूं। माइक्रो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है, मजा आएगा। 3A 3B हमने रिकॉर्ड भी किया, तो एक बार प्लीज कर लो, देख लो, इसे आपका ही बेनिफिट रहेगा करके। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? प्लीज यस और नो? यस तो प्लीज देखते रहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। सर 2022 में क्या पूछा था इस चैप्टर से? शोभा collected data regarding the what beta, the money value of all the final goods and services produced in the country for the financial year 2019 and 20। तो मेन चीज क्या था? उसने डाटा, डेटा कुछ भी बोलो, डाटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग क्या, जो भी चीज होगा। तो इससे हम क्या करेंगे सर? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। क्यों प्रोडक्ट मेथड आया सर? किसका डेटा या कलेक्ट किया उसने? मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज क्या, प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो प्रोड्यूस आया, तो कौन सा मेथड हो गया? प्रोडक्ट मेथड हो गया। एवरीबॉडी समझा राजा? इतना सिंपल आंसर था। आपको पेपर में कुछ भी देखे, 3 मेथड है ना, प्रोडक्ट, इनकम और क्या, एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, डेटा कोई भी कलेक्ट किया, इधर प्रोड्यूस, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, वो वाला डेटा कलेक्ट किया, इसलिए क्या हो गया सर? नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय समिंग अप, समिंग मतलब टोटल करना, समिंग अप द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर व्हाट बेटा, फाइनेंशियल ईयर इस मेजर ऑफ नेशनल इनकम बाय विच मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो आप अपने मन से भी थोड़ा समझ के लिख दोगे तो भी चलेगा सर, जो प्रोडक्ट मेथड आपने पढ़ा था कि सारा टोटल करना, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हुए, उसको हम क्या कहेंगे सर? प्रोडक्ट मेथड कहेंगे। हो गया आपके 2 में से 2 मार्क्स। लेकिन हमेशा याद रखना, न्यू जुड़ने वालों, ए पॉइंट लिख के लिखना है आइडेंटिफाइड कंसेप्ट, और बी पॉइंट लिख के लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर मजा आता है जब चैप्टर 10, चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 7 हमने इतने चैप्टर के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट खत्म कर दिया। ओके मेरे मालिक, चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। चैप्टर नंबर 6 में सर एक ही विषय है जो आपको एक बार देख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं सर। क्या है? इंडेक्स नंबर, और उसके बाद तो सब इजी चालू हो जाएगा। माइक्रो आया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता, मैक्रो तक दर्द है सर। समझा कि नहीं समझा? मैक्रो तक दर्द है सर, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब आराम से चलता है। देखो सर क्या कहा है,
सही जो शैलेश है वो कैलकुलेट कर रहा है इंडेक्स नंबर बाय कंपाइलिंग, कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंपाइलिंग डेटा ऑन टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मिनरल ऑयल, मेडिकल इक्विपमेंट, लर्न नहीं करना है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो आपको XYZ चीज याद रखो, एक बंदा है वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहता है, कंपाइल का मतलब सारा डेटा इकट्ठा कर रहा है कि क्या क्या चीज कितना कितना क्या हुआ था फॉर द ईयर 2014 से लेके 2018 में इन चीजों का कितना प्रोडक्शन हुआ था। इतना आपको सेंटेंस दिया और कहा कि कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करो। पेपर में कल कैसे याद रखना है परसों ध्यान रखो। अगर आपको कहा कि XYZ नाम का पर्सन है वो डेटा को कंपाइल कर रहा है, क्या चीज बनाने के लिए, हिंट मिलेगा, इंडेक्स नंबर है सर, हमको कैसे समझेगा, यहां पे दिया है देखो, कैलकुलेट व्हाट इंडेक्स नंबर बेटा। तो ऐसे ना लिंक शॉर्ट में कुछ तो याद रखो ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसा नहीं कि सर कर रहे पता ही नहीं, समझा ही नहीं सर क्या है। हिंट भी याद रखो, क्वेश्चन में क्या हिंट आएगा, डेटा तो कलेक्ट कर रहा है बट किसके लिए, इंडेक्स नंबर। तो कौन से चैप्टर का सवाल हो गया, इंडेक्स नंबर का। चलो बताओ, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्शन बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि सारे जो एग्जांपल है क्या, स्टील, सीमेंट, मिनरल ऑयल, मेडिकल इक्विपमेंट, नेचुरल गैस, ये किसके, इंडस्ट्री के। तो इंडेक्स ऑफ व्हाट, विच प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और एक्सप्लेनेशन क्या है सर, बड़ा एक्सप्लेनेशन लेकिन वन टाइम रीड कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, वन टाइम रीड कर लेते हैं, यहां पे अटेंशन सर। लंबी सांस लो दोस्तों, एक बार लेक्चर देख लिया और मैंने कहा ना लास्ट चैप्टर है मतलब 6-1, उसके बाद बहुत आसान है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट इजी है, उसमें आप आराम से कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करोगे, अपने मन में एक्सप्लेन भी करोगे, सिर्फ आपको मैक्रो वाले पार्ट को संभालना है। देखो यहाँ पे, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स द जनरल चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि पूरे 2014 से 2018 तक क्या क्या बदलाव आया, ये चेंज को मेजर करना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला इंडेक्स नंबर। अ लिस्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स, हमको कैसे समझा सर ये इंडस्ट्रियल है, अलग अलग लिस्ट दिया है सर अलग अलग गुड्स का, स्टील, फर्टिलाइजर। अब ये कहां से लिखना है सर, ये सवाल को उठाओ, इधर के लर्न नहीं करना है, यहां की चीजें यहां पे फेंक के मारो। क्या है सर, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मिनरल ऑयल, मेडिकल इक्विपमेंट, नेचुरल गैस, कुछ लर्न नहीं किया, ऊपर से उठाया यहां पे लिख दिया, is prepared and change in production this over a period of time and measure that's why इसको क्या कहते हैं सर, measure by index of industrial production। कितना सिंपल था सर, आपको ये सवाल सिर्फ ध्यान में रखना है, अगर आ गया तो आपको आराम से एक्सप्लेनेशन में ज्यादा पॉइंट लिखते आ जाएंगे। एवरीवन क्लियरली, चलो फटाफट समझा क्या है, यस और नो। चैप्टर नंबर 9 अपलोड हुआ है बेटा, मैंने किया तो है, मैंने लिंक भी भेजी है, देखिए बताता हूँ, डोंट वरी। चैप्टर 9 का टेंशन मत लो, मैं आज कर दूंगा, ठीक है, यस सर। चलो, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कैसे हिंट मिलेगा आपको, क्लू क्या है सर इसका बताओ, तो क्लू क्या है सर, क्या पेपर में देखोगे, रटना नहीं है सर, ऐसे अगर पूछा इंडेक्स नंबर, दूसरे शब्द है स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मिनरल ऑयल, तो एक आंसर रहेगा इंडस्ट्री, इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बोलो मेरे साथ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलो सिंपल है सर, एकदम छोटा सा, सितंबर 2021 वाले एग्जाम में आया था, जो फेल होते बाद में एग्जाम होती है उनके लिए। रमेश प्रिपेयर कर रहा है शेयर प्राइस का इंडेक्स नंबर, तो इसे कौन सा इंडेक्स नंबर कहा जाता है सर, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहा जाता है दोस्तों। अगेन इंडेक्स नंबर पे एक ऑफलाइन वाला रिकॉर्डेड मेरा सेशन है, मैं ट्राई करूंगा, मैंने ऑलरेडी दिया है बट बच्चों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है चैनल पे, तो मैं उसको भी अगेन टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा लिंक को। वो 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें आपके फॉर्मूलाज मेमोरी टेक्निक के साथ लर्न हो चुके हैं, वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है ना फॉर्मूला बेस, वो भी कवर हो गया, तो उतना लेक्चर एक बार रिक्वेस्ट है देख लेना करके, ठीक है। आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। और क्या है सर, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड विद सेम सम स्पेसिफिक पर्पस टू मेजर चेंज इन स्पेसिफिक वेरिएबल इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ नहीं सर, कुछ स्पेसिफिक बात को मेजर करने के लिए जब हम स्पेसिफिकली शेयर, एक स्पेसिफिक आइटम हो गया उसमें क्या बदलाव है वो चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर बना रहे, तो इसको क्या कहेंगे, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सर मैक्रो वाले सारे आइडेंटिफाइड कंसेप्ट हो गए हमारे, बताओ सर क्या क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A जो 6 मार्क्स के लिए है, 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 में से कितने आपको लिखने, 3। माइक्रो के तो आने ही वाले हैं, लेकिन फॉर सेफर साइड, हमारा बच्चा ऐसे नहीं होना चाहिए सर कि माइक्रो तो आम्ही बघितलंच नहीं, फॉर सेफर साइड सर चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, ये 5 चैप्टर के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट हमने कर लिए जो पेपर में आ सकते हैं।
अब माइक्रो में आ गया तो दिक्कत है नहीं, तो हमको बताओ सर क्या फायदा हो जाएगा। दोस्तों हमारे 6 में से 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब माइक्रो में खेलते रहो सर जब तक है जान, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब आप देखोगे पढ़ोगे आपको समझ जाएगा सर। अब चलो ये देखो रिवर्स में जाएंगे। अब ये चैप्टर नंबर 5 की बात है और बहुत फटाफट में ये चीजें समझा दूंगा। देर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सोप इन इंडिया। सर लेकिन आप बताओ किसका आंसर क्या रहेगा। आइडेंटिफाइड कंसेप्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। मोनोपोली अलग, मोनोपोली में क्या होता है बेटा, सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोलिस्टिक क्या है सर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मोनोपोली के कुछ फीचर और परफेक्ट के कुछ फीचर। मैं कराऊंगा आपको, ये सेशन का कल रिवीजन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट भी। मोनोपोलिस्टिक, ये मोनोपोली नहीं है, ध्यान में रखना। क्या सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स सब्स्टिट्यूट। ये अगर आप स्टेटमेंट इतना लिखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स, आइडेंटिफाई कंसेप्ट का 1 मार्क्स। याद रखना देयर आर मेनी फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग, यहां पे सब्स्टिट्यूट की बात चल रही है। क्लोज बट व्हाट, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हो गया सर आपका 1 मार्क्स, डन। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। चलो आगे जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आगे फटाफट हम डन कर देंगे एक ही लेक्चर में, हमको बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है सर। इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू लेवी हायर फेयर्स ऑन द न्यू रूट फ्रॉम 12 नून टू 8 AM एंड हाउएवर, जो भी उनका भाड़ा है, जो भी 8 से 12 लोअर रखेंगे। तो ऐसा क्या है सर, ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पे देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस चेंज कर रही है। इंडियन रेलवे बोला तो आपको पता चल गया होगा मोनोपोली। रुको जरा, कुछ कुछ बच्चे घाई करेंगे, सिंपल है ना, वहीं पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं सर। जैसे इंडियन रेलवे आए बहुत सारे बच्चों को लगा रहेगा सर ये मोनोपोली है क्या, मोनोपोली है क्या। आंसर इज नो सर, ये मोनोपोली नहीं है। तो क्या सर, डिसाइडेड टू लेवी हायर वाला जो भाड़ा है वो कौन से नए रूट को 12 से लेके 8 AM तक, रात को 12 से लेके 8 AM, एंड लोअर फेयर फ्रॉम 8 AM से लेके 12 नून। तो हायर और लोअर, देखो क्या चेंज हो रहा है, प्राइस। और मोनोपोली ये तो मान लिया, लेकिन आंसर आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट मोनोपोली नहीं था। आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट में क्या आना चाहिए बेटा आंसर, टाइम वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लिखा तो भी चलेगा, बट टाइम के हिसाब से तो वर्ड लगा दिया। लेकिन ये क्या है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या, भेदभाव, कभी ज्यादा प्राइस कभी कम प्राइस, ये मोनोपोली ही कर सकता है। चलो कंसेप्ट क्या है सर, डिस्क्रिमिनेशन। स्पेलिंग देख लेना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है सर, चेंज, अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पे बेचना। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, अ मोनोपोलिस्ट कैन चेंज टाइम वाइज डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट। ये अंडरलाइन करो बेटा, प्रोडक्ट अलग अलग नहीं होते, प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। और ये कीवर्ड था, ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, ये लिखना ही जरूरी है। फॉर विच प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग अगर सर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस, सच अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज टाइम वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंडरलाइन करना सर, अगर टाइम के हिसाब से, और यहाँ पे एलिमेंट भी क्या दे दिया था आपको, टाइम क्लियरली दिया है, तो हम लोग इतना याद रखेंगे, अगर टाइम क्लियरली दिया है, सेम प्रोडक्ट और सर्विस है, प्राइस अलग अलग चेंज हो रहा है, तो उसे हम लिख देंगे टाइम वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या क्लियर हो गया एवरीवन? यस और नो? पेपर में आया तो लिखते आएगा सब, बताओ हाँ या ना। यस सर। यस, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का डिफरेंस कल हम डिटेल में देखेंगे करके। अब इस चीज पे ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल है सर। और लास्ट सवाल चैप्टर नंबर 5 का, आपका चैप्टर नंबर 5 भी हो जाएगा खत्म। चलो सर, और मैं देखो, मैंने अभी देखो सर हम कैसा पढ़ रहे हैं, हम रट नहीं रहे, हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंडियन रेलवे एग्जांपल है मोनोपोली का, लेकिन क्या दिया था, हायर फेयर लोअर फेयर, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो आपने बोला टाइम वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या करोगे, अगेन आपको प्रॉपर ऐसे ही लिखना है। ए, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट, बी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट। आपने लिखना है कि अगर कोई मोनोपोली सेम प्रोडक्ट का और सेम सर्विस का टाइम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चेंज, अलग अलग प्राइस हो गए, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, लेकिन यहां पे टाइम एलिमेंट आ रहा है कि प्राइस एलिमेंट आ रहा है, बताओ दोस्तों। यहां पे आ रहा है प्राइस एलिमेंट, तो यहां पे हम क्या करेंगे सर, आंसर क्या लिखेंगे, प्लेस वाइज क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, थोड़ा लैग हुआ, एरर आया, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट।
ओके ओके, 2 मिनट बेटा, लैग खत्म हो जाएगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अगर आ रही है तो बताइए यस और नो। मेरी आवाज आ रही है? यस। हो गया, ठीक है सर। चलो, एवरीवन पे अटेंशन। यस सर, चलो। सर क्या है, तो ये देखो, इसमें आपको दो कंसेप्ट याद रखना है बेटा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आई एग्री, बट हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। और इसीलिए मैंने कुछ सेशन रिकॉर्डेड दूंगा, तो देखना, ये 2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, तो उसमें प्लीज आप ध्यान रख के सारी चीजें देखो। चलो सर, अब क्या करोगे, थोड़ा ब्रेक में हम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। क्या है सर? यस, एक्सेलेंट नेटवर्क हो गया, चलो अच्छी बात है सर। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? मोनोपोली ही कर सकता है सर। सेम प्रोडक्ट, एक बार कीवर्ड याद रखो, चलो मेरे साथ। सेम प्रोडक्ट का, एवरीवन प्लीज कीवर्ड याद रखो, क्या कहा मैंने सर और मैडम? सेम प्रोडक्ट का या सेम सर्विसेज का अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर हम वो टाइम के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं तो क्या टाइम वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और अगर हम प्लेस के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं तो प्लेस वाइज टाइम क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है 5वें चैप्टर का, याद रखना। क्या क्लियर हो गया एवरीवन? बोलो यस और नो, हाँ सर करके। चलो, monopolist can charge क्या charge place by different price to same product or services. Such a price discrimination is also known as क्या? Place wise price discrimination। इतना याद रखना। तो place wise कंसेप्ट क्लियर हो गया, टाइम वाइज क्लियर हो गया, तो खत्म हो गया अपना चैप्टर नंबर 5। सर आगे बढ़ेंगे और इसी पर्टिकुलर सेशन में सब हम खत्म कर देंगे, और आपका कॉन्फिडेंस 6 में से 6 मार्क्स का आ जाएगा करके। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम आ रहे हैं सप्लाई एनालिसिस पे, चैप्टर नंबर 4। और इसके 3 ही सवाल है, तो बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आइडेंटिफाइड कंसेप्ट में का। समझते हैं, चलो। मनोहर वॉज एबल टू सप्लाई लेस पेपर टू मार्केट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच इन द पेपर मेकिंग फैक्ट्री। सर क्या हो गया? मनोहर नाम का बंदा था, उसे पेपर सप्लाई करना था, लेकिन कुछ तो ग्लिच हो गया, प्रॉब्लम आ गया सर। तो वो क्या कर पाया? लेस पेपर सप्लाई कर पाया। तो कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करो। तो उन्होंने कहा है डिक्रीज इन सप्लाई। वाह सर, 1 मार्क्स मिल गया। क्या कहा? डिक्रीज इन सप्लाई। तो इतना सिंपल है था। हाँ, अगर पढ़ के जाते तो इतना ही सिंपल था। अब मनोहर की जगह आपको रामलाल दे देंगे, ठीक है। रामलाल वॉज एबल टू सप्लाई लेस पेपर की जगह बोल देंगे क्या? लेस फ्रूट इन टू द मार्केट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच इन फ्रूट इंडस्ट्री, ऐसे कुछ तो बोल देंगे। तो अगर कम सप्लाई, क्या कोई भी कारण रहे, तो आप क्या बोलोगे? डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई क्यों सर? अब यहां पे कंसेप्ट तुमको पता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से क्या हुआ है सर? चीजें कम हुई है, तो इसीलिए डिक्रीज इन सप्लाई। नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट आता। ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा? डिक्रीज, याद आ रहा है वो? इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। अदर देन प्राइस फैक्टर है। सबको समझा क्या? हाँ या ना? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। मैं सिखाऊंगा ये पूरे चैप्टर, कल के दिन के लिए रखे, जो सब रिवीजन होगा, सब चीजें समझेगी माइक्रो, क्योंकि सर मेन चीज है। एवरीवन यस और नो? सबके ध्यान में आया कंसेप्ट क्या था? यस सर, चलो ध्यान दो। सर तो डिक्रीज, अ फॉल इन सप्लाई कॉज बाय अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। सर यस, इन द व्हाट? मार्केट फॉर सेल। सर क्या हुआ? टैक्स कम हुआ, और टैक्स कम हो गया ना, तो ये प्राइस फैक्टर है कि अदर देन प्राइस है? अदर देन प्राइस है। तो याद रखना, जब अदर देन प्राइस रहेगा तो मैं उससे एक्सपांशन नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? इंक्रीज इन सप्लाई कहूंगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा था। जिस बच्चे का वो कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होता ना, कॉमन सेंस लगाता ना, सप्लाई कम तो डिक्रीज और सप्लाई बढ़ा तो इंक्रीज। बट इतना याद रखो, अदर देन क्या होना चाहिए? प्राइस। और ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में काम में आएगी सर। क्या एक्सप्लेन करना है दोस्तों? ध्यान दो, पे अटेंशन। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। अ राइज इन द सप्लाई कॉज, रीजन क्या है? बाय फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर देन क्या? प्राइस, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। तो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2 वर्ड आए। ऊपर के क्वेश्चन, यहाँ पे फेवरेबल वर्ड आया, और ऊपर के क्वेश्चन में क्या आया? अनफेवरेबल। तो आपका लैंग्वेज इकोनॉमिक्स का अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं है सर। समझो कि सर फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, अच्छी बात हुई, तो लोगों ने ज्यादा खरीदा, लेकिन प्राइस सेम था।
तो ज्यादा सप्लाई हुआ, क्यों? खरीदा नहीं, ज्यादा बेचने को आए, सप्लाई करने को आए। वाई सर? क्योंकि यहां पे सिंपल सी बात थी मालिक, फेवरेबल चेंज इन व्हाट योर अदर देन प्राइस फैक्टर, तो इंक्रीज हो जाएगा सप्लाई, और अनफेवरेबल रहा तो डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई। द लास्ट कंसेप्ट जो 2022 में पूछा गया था आपके एग्जाम के एक साल पहले, पिछली बैच के लिए, पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलो एवरीवन। ओके ओके ओके, एक्सप्लेनेशन स्किप हो गया, ये नेटवर्क एरर कर रहा है। वैसे भी हम लोग दोस्तों ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 4 तक, 3A 3B। अगर नेटवर्क ज्यादा एरर कर रहा होगा तो मैं सेकंड लाइव सेशन होगा, लेकिन ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। लगता है तो इसके लिए मैं वापस से रिकॉर्ड करके भी दे सकता हूँ। अब हो गया, देखो एक्सप्लेनेशन, अभी नेटवर्क अच्छा आ गया। देखो ना, 1 घंटे में अगर हम एक, सर हमारे पास तो कितना टाइम है, कभी कभी मैं सोचता हूँ पेपर में इसमें से आएगा। हाँ, आज हमने 1 घंटे के अंदर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2A कर लिया 6 मार्क्स का। बी अगर हम और 1-2 घंटे में कर ले तो 12 में से 12 तो यहाँ पे गारंटीड हो गए सर। फिर वो क्वेश्चन 3 मैंने कहा ना, उसके लिए जो मैं कल आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज आपके अच्छे से कर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ा होगा या माइक्रो के चैप्टर 3A और 3B लर्निंग में दिक्कत आ रही होगी ना, अभी हर बच्चे को एकदम स्पीड में चाहिए, मुझे पता है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा कि बहुत शांति से, ये 10 दिन छुट्टियां थी ना, तो मैंने एवरीडे बहुत आराम से लेक्चर रिकॉर्ड किया था 3A 3B, उतना देखना तो आपका सबीज खत्म हो जाएगा, मतलब सारी चीजें ही डन हो जाएगी करके। ओके सर, ये जो जिनको आवाज नहीं आया, एनीवेज आप लोग ये वाला देखें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सर। और वो मुझे कल भी पढ़ाना है। ये माइक्रो के 5 चैप्टर मैंने आज के और कल के लिए रखे, इसलिए मैंने आज मैक्रो उड़ा दिया, क्योंकि मेरे को पता था मैक्रो कितना भी पढ़ाओ अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमको हमारी पूरी नैया कॉन्सेप्ट 5 चैप्टर पार कराएंगे मैक्रो के, और वो आप बेस्ट लिख के आओगे, मुझे पता है सब चीजें होगी, टेंशन मत लो। लास्ट ईयर सवाल क्या आया था सर, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट चैप्टर नंबर 4 से, कि आउट ऑफ 4000 kg ऑफ राइस, फार्मर ऑफर टू सेल 1000 kg राइस इन द मार्केट, 40 रुपीज पर केजी। तो बच्चे को ना इसमें बहुत टेंशन आ रहा था, इसको सप्लाई बोले, स्टॉक बोले, कि क्या कहे सर। तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, एकदम शांति से। ये सप्लाई कंसेप्ट था। Why sir? Supply refers to quantity of commodity that seller is willing and able to offer for sale at particular price। यहां पे आपको ना विलिंगनेस समझी थी कि ये बंदा, ये जो फार्मर है, उसने क्या किया, ऑफर किया सेल 1000 kg ऑफ राइस, और क्या प्राइस भी बोला। तो जहां पे क्वांटिटी ऑफर के साथ मतलब प्राइस के साथ क्या क्या आता है सर, टाइम मेंशन किया जाता है। तो ध्यान में रखना बेटा, ये क्या रहेगा, सप्लाई कंसेप्ट रहेगा। 1 मार्क्स आइडेंटिफाइड कंसेप्ट अंडरलाइन करो लिख के, और एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट इसके ऐसे लेके एक्सप्लेन करो, और खत्म हो जाएगा आपका 2 में से 2 मार्क्स। तो सर इस पर्टिकुलर सेशन में चलो वापस सर ढोक लो। 10वां चैप्टर डन, 9th वन आइडेंटिफाई कंसेप्ट डन, 8 डन, 7 डन, 6 डन। मैक्रो के सारे आइडेंटिफाइड कंसेप्ट कर लिए, उसमें से ही आएगा। और सर माइक्रो के 5वां चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आइडेंटिफाइड कंसेप्ट डन। अब क्या रह गया है बोलो बेटा, चैप्टर नंबर 3A 3B, और उसके बाद 2 और 1। इतना अगर आपने पेशेंस रख के 3A 3B कर लिया ना, तो आपका सेशन देखने का जो भी है, जो वक्त आपने दिया, खत्म सर। चलो, आई नो यार, इतना अगर साल भर पढ़ लिया रहता तो सर हम क्या करते, तुम्हारे जैसे होशियार कोई नहीं रहेगा, पता है। जिंदगी में इतने कम टाइम में तुम इतना पढ़ रहे, सर साल भर कर लेते तो तुम लोगों की वजह से बाकी बच्चे होशियार है, उनका नंबर आता, पता है, क्योंकि तुम नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम ही है। तुम अभी पढ़ के इतना तीर मार रहे हो, तो साल भर कर लेते सर तो क्या क्या हो जाता। और ट्रस्ट रखो खुद पे। जिनको बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है ना राजा, उन्होंने याद करने का क्या सर, वो मेरा जो पेपर एनालिसिस का वीडियो डाला है ना, वो देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर 10 के 10 चैप्टर लर्न नहीं हो गया हमसे, हमको नहीं लगता, तो बेटा पहले 5 चैप्टर जिंदाबाद, लेकिन अगले 5 चैप्टर जो है, नेशनल इनकम, उसके बाद ये अपना पब्लिक फाइनेंस तो अच्छे से करो, मेरा लेक्चर देख लेना 8वें। और मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पे ना मैं कमर्शियल बैंक अच्छे से करना, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, समझ में आ रहा है। वो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का कमर्शियल बैंक एकदम सही ढंग से कर लेना, तो आपको बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज रहेगा। ओके राजा। ओके, फंक्शंस वगैरह क्योंकि ओसी में नहीं आया, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो हो सकता है कि वो शायद इकोनॉमिक्स में उसको शायद छू ले, तो अच्छी बात है। ट्रू और फॉल्स में प्रॉब्लम है, वो भी कर लेंगे बेटा, दिक्कत मतलब ट्रू और फॉल्स भी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का लिंक ऑलरेडी सेंड कर दिया राजा।
कल का दिन है, हम पूरा पूरा टाइम पढ़ने वाले सर। और आपको और एक चीज बताओ, हम लोग 13 तारीख को जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स है उसका भी लाइव सेशन मॉर्निंग 6 से लेके, नेटवर्क का भी मैं ना वो पंगा सॉल्व करके रखता हूँ। उसको बोलता हूँ भाई बीच बीच में अभी कुछ तो ले, 2 रुपया ज्यादा ले लेके अच्छा नेटवर्क दे। अपन सारे के सारे अब देखो नो डेटा बोल रहे हैं। क्या रे बाबा। हाँ आ गया आ गया। ये देखो ऐसी बात है, 2 रुपया ज्यादा देना बोला, वापस लैग आ गया। हाँ बेटा हाँ, तो फोन करके ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बेटा टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स का पेपर ना अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, अपने हेल्थ को ध्यान में रखो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना जब तुमको रहे, लेकिन ना फोकस पढ़ते रहना। बहुत बार तुमको ऐसे फील होगा सर अभिनव आता अभ्यास नहीं होते, खूप बोर झाला असं डोकं कसं कसं व्हायला लागलं, अभिनव हम घूम के आते हैं। और घूमने जाते हैं, दोस्त को फोन लगाए ना, आधा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। कुछ भी हो, लेक्चर देखो पढ़ो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्टिव रहना है। बस 2 दिन की बात है, जस्ट इमेजिन। मैं तो वो सोचता था पेपर को 13 तारीख को जब आप 6 बजे पेपर खत्म करके आओगे, क्या माहौल रहेगा भाई। दोस्तों आप भाई, कुछ कोई नहीं बोलेगा, घर पे जाने की घाई नहीं, पढ़ने का टेंशन नहीं, उसके बाद तुम मिस करोगे, साला कितना पढ़ाई रह गया। समझ में आया क्या? चलो जान दो, बाद में रिकॉर्डेड ये लेक्चर देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे सर फटाफट पढ़ाओ, क्योंकि ये लेक्चर बाद में भी बच्चे देख सकते हैं जब एक दिन या थोड़ा लास्ट टाइम पे रहे और स्पीड पे देखेंगे। तो बड़बड़ कम करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो बेटा, चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट। 2 मार्क्स का है, हमने बहुत हद तक बहुत सारी चीजें कवर की और उसमें से ही पेपर में आ सकता है। संतोष भाई है, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग मोर रिड्यूस द डिमांड फॉर वेजिटेबल घी एज हिज सैलरी इंक्रीज। सैलरी बढ़ गया तो सर वो वेजिटेबल घी नहीं खरीद रहा है, उसका मतलब सर इनकम बढ़ा। तो मुझे देखो इसका क्या हुआ, अब ऑब्जर्व करो कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। कुछ कीवर्ड देखो, संतोष नाम का बंदा है, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग मोर, उसने डिमांड ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन डिमांड क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। किस चीज का सर, वेजिटेबल घी का। चलो यहां तक तो ठीक था, रिड्यूस किया, बट क्या रीजन हुआ, एज इज सैलरी इंक्रीज। अरे पैसा तो बढ़ा था, फिर क्यों? तो अगर पैसा बढ़ने के बाद डिमांड कम हो, देखो क्वेश्चन याद रखना, पैसा बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है, और फिर क्या हो गया सर, डिमांड कम हो गया। उल्टा हो गया ना, इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, मतलब कुछ तो सर फिशी है, कुछ तो गलत है। देखो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आईएमपी कर दो बेटा, आईएमपी कर दो। और ये ऐसे सुनो कि आप कंसेप्ट समझ रहे हो बस। और ये माइक्रो पूरा कंसेप्चुअल गेम है सर। क्या, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको संतोष की जगह पे मोहन नाम देंगे। मोहन इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग मोर रिड्यूस द डिमांड ऑफ क्या बेटा, ब्रेड। हिज सैलरी दो हिज सैलरी इंक्रीज। सैलरी बढ़ी, इनकम बढ़ा, लेकिन सर डिमांड ज्यादा नहीं कम हुआ, तो क्या सर इनकम का कौन सा इंपैक्ट है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा सर, एकदम सिंपल, व्हेन डिमांड फॉर सर्टन गुड डिक्रीज ड्यू टू राइज इन इनकम। लैंग्वेज समझो, बहुत सिंपल है। व्हेन डिमांड फॉर सर्टन गुड्स क्या बेटा, डिक्रीज कम हुआ, ड्यू टू राइज इन इनकम, इनकम बढ़ा, of the consumer, such a goods are said to be negative income elasticity of demand, that is inverse relationship between demand and income। मतलब inferior goods रहेंगे, giffen goods रहेंगे, negative income elasticity सर। तो inferior goods या giffen goods का डिमांड कम हो जाएगा जब इनकम बढ़ेगा। तो सर ये इनकम वाला इफेक्ट है, याद रखना, प्राइस वाली बात नहीं कर रहे। इनकम बढ़ने के बावजूद, रियल इनकम की बात करूं मैं, रियल इनकम बढ़ने के बावजूद आपने गुड्स ज्यादा नहीं क्या खरीदे, कम खरीदे। ऐसा क्यों हो गया बताओ? इसको क्या कहेंगे सर, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रह जाएगा बच्चों, बोलो यस और नो, हाँ या ना। इतना ध्यान में रह जाएगा आपको? यस सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और चलो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। इंफीरियर गुड्स का डिमांड, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स, इनकम बढ़ने के बाद, इनकम अगर बढ़ा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज बताना सर। इनकम बढ़ा है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? एवरीबॉडी, कम होगा। इसको क्या बोलते हैं सर, नेगेटिव इनकम, क्या सर, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर चलो 17वां क्वेश्चन मालिक, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, देख लेते हैं, कंसेप्चुअल जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह आ सकता है आपके पेपर में कि आरती डिमांडेड मोर शुगर एज द प्राइस ऑफ जैगरी इंक्रीज। तो ऑब्जर्व करो बेटा, आइडेंटिफाई कंसेप्ट में ना यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। शुगर एंड जैगरी ये कौन से गुड से सब्सटीट्यूट है, कौन से गुड से सब्सटीट्यूट है?
याद है कि नहीं? यस, शुगर की जगह मैंने क्या कर लिया? गुड यूज कर लिया सर, जैगरी। उन्होंने क्या कहा? आरती डिमांडेड मोर शुगर, क्योंकि किसका प्राइस बढ़ गया? जैगरी का, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ रहा था तो सब्स्टिट्यूट पे आ गई। इसे क्या कहा जाएगा सर? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। में समझा दे रहा हूं, अभी ध्यान से देखो, लर्न नहीं करना है सर, समझना है। सर यहां पे आपको पेपर में शुगर और जैगरी की जगह ना टी और कॉफी दे देंगे, ध्यान से समझना। आपको बोल देंगे, सपोज एग्जांपल आपके आप में से किसी का एक नाम लेता हूं मैं, आरती, चलो आरती का नाम मैं लेता हूं। सर क्या हुआ? वो दे देंगे, अरे आरती का ऑलरेडी नाम है, क्या कोइंसिडेंस सर, मैंने देखा ही नहीं। चलो आरती आरती ऑलरेडी था तो आरती कैंसिल। प्रीति, बॉयज किधर है भाई? कमलेश दिखा मेरे को, हाँ चलो। लेकिन प्रीति, प्रीति अब हम लड़की का नाम था तो लड़की का लेते हैं यहाँ पे। कमलेश डिमांडेड मोर टी एज प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज। तो कॉफी का प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ सर? चाय का डिमांड बढ़ गया। तो मुझे बताओ इसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन कैसे बेटा? मैंने कहा ना, इसको सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगा, आप समझना। When demand for certain goods increase due to rise in the price of other goods। सर अगर एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, किसकी वजह से? दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से, such a goods are said to have positive cross elasticity of demand, या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड, जो भी, ये मत लिखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आपको यूजफुल है। डैश डैश गुड्स हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या? सब्स्टिट्यूट। और मैंने जब पढ़ाया था तो आपको कहा भी था कि लेक्चर एंड तक देखो। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनको कौन सा क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगा बताओ, तो आंसर करो। तो पॉजिटिव किसके लिए रहेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों सर? शुगर का डिमांड बढ़ा क्योंकि जैगरी का प्राइस बढ़ा। देखो एक बार ऐसे एक्सप्लेनेशन करके आओगे तो भी चलेगा। आप क्या लिखना? टी का डिमांड बढ़ा, क्यों सर? बिकॉज कॉफी का प्राइस बढ़ा। तो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ने के बाद दूसरे का अगर डिमांड बढ़ा तो उसे कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहे गए सर? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट समझा सर? यस, लेकिन ये समझो, कार एंड पेट्रोल में आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव रह जाएगा करके। चलो सर लास्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो ऐसे ही समझना है सर। आप इसका आंसर करो। 18 का, रोहित बॉट टू व्हीलर बिकॉज ही मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट इन हिज बिजनेस। उसने भाई टू व्हीलर खरीदा क्योंकि उसका बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाई हो रही थी। कमाई हो रही थी मतलब क्या? इनकम बढ़ा। इनकम बढ़ा तो क्या? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन द डिमांड फॉर सर्टन, देखो नेगेटिव इनकम क्या था? इनकम बढ़ने के बाद डिमांड कम हुआ तो नेगेटिव। इसका इनकम बढ़ा तो इसने टू व्हीलर खरीद ली। और याद रखना कीवर्ड क्या था सर? लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, ये कीवर्ड था कि बिजनेस से तगड़ा पैसा कमाया। और तगड़ा पैसा कमाने के बाद सर क्या हुआ? बहुत ज्यादा पैसा बिजनेस से कमाया मालिक, और बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद डिमांड भी बढ़ गया। इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा सर, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन क्या करेंगे? व्हेन डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ जाएगा सर, सच अ गुड्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरा अलग कंसेप्ट है बेटा, इसलिए पढ़ना चाहिए। पहले 5 चैप्टर के आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट आपने पढ़ना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से, डायरेक्ट रिलेशन है, नॉर्मल गुड्स है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा अगर इनकम बढ़ा तो, सिंपल सी बात है सर। ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2022 का सवाल है, देखो कैसे सवाल पूछा था। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। चलो 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 चलो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा था जरा देखिए। रमेश एक बंदा है, डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेन अनचेंज इन स्पाइट ऑफ क्या? 10% राइज इन प्राइस। कितना सिंपल पूछा था सर। जिनके कंसेप्ट क्लियर है ना, किसके सर? वो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन डिमांड। क्या रहेगा बोलो तो? प्राइस कितना भी कम ज्यादा हो, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दोस्तों 2 मार्क्स जिसमें आपको प्रॉब्लम आता है ना आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट में, कितना सिंपल था समझो। इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, सर प्राइस कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं, हमने पढ़ा था। अब 2 में से 2 मार्क्स लेके जाओ, पूरा लिखना जो अभी भी जुड़े। ए लिखने का ब्रैकेट में बोलने का आइडेंटिफाइड, हमको पता चल गया कंसेप्ट क्या है। क्या कंसेप्ट है मालिक? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिर नीचे लिखो बी, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट। क्या लिखोगे? व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स नो या तो जीरो चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। अपने शब्दों में लिखा तो भी समझा। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तो बहुत अच्छे से करना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं करके।
समझा एवरीवन? बोलो यस और नो। हाँ सर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका 3B के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट भी खत्म। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही अच्छे से सब चीज डन कर रहे हैं करके। चलो, सिर्फ ये पेपर में आ सकता है, ऐसे समझ के पढ़ो। फॉल इन द प्राइस ऑफ शुगर 50%, रिजल्ट इन 50% राइज इन डिमांड। सर सेम, जितने से प्राइस कम हुआ उतने से डिमांड बढ़ा, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक सर, सेम प्रपोर्शन में। और देखो एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट एग्जैक्ट और इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी क्या? यूनिटरी इलास्टिक। आप अपने वर्ड में लिखो कि जितने परसेंट से प्राइस चेंज हुआ, अगर उतने सेम परसेंट से डिमांड चेंज हुआ, तो उसे क्या कहा जाएगा सर? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहां पे सर हमको लगता है और पॉइंट लिखने, भाई लिख दो। जहां पे आपकी अच्छी पढ़ाई हुई ना, लिख देना कि कर्व क्या होता है सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लिख दो ना अगर आपको लिखना है तो। जितने हो गए उतने मार्क्स आपके। यस और नो? यस सर। सर वो चीज करने में बहुत मजा आता है सर। 10वां डन, 9th वन डन, 8 डन, 7 डन, 6 डन। क्या डन? क्वेश्चन 2A आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट, इतने चैप्टर के अपने हो गए। फिर सर 5th डन, 4th डन, 3B डन। अब हम जाएंगे सर कहां पे? हम जाएंगे मालिक, अब हम 3A पे जाएंगे और एक्सप्लेनेशन वाला कंसेप्ट खत्म करेंगे, और उसके बाद 2 और 1 खत्म सर। अपना पूरा का पूरा 6 में से 6 मार्क्स अपने घर के, और आपको बहुत सारी चीज तो आएगी। सर पेपर में वही तो बोल रहा हूँ, सारा कंसेप्ट तो इसलिए तो सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। आप सर पेपर में अलग अबे भाई, ये देखो ना, ऐसे जो ढोकले होते हैं ना, ये ना घर के ना घाट के होते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग मत करो सर इसके बाहर। मतलब आपने सारी चीजें देखी है इकोनॉमिक्स में, तो मैं देखो, आप अगर टेक्स्ट बुक के गिन लो ना बेटा, तो इतना आइडेंटिफाइड कंसेप्ट है भी नहीं। गिन के 6, 5, 6, 7, 8, 10 में वो खत्म हो जाएगा। हम लोग एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, और हम कंसेप्ट भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए तो इतना एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ रीड नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं जहां जहां पे जो जो चीजें है। तो आप देख के जाइए, पेपर में यही आएगा, ये सोच के पढ़िए तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लगेगा। नहीं तो सर ऐसे दुनिया में तो कुछ, लेकिन आपको थियरी सब्जेक्ट में वो बजा नहीं रहे, ये कॉन्फिडेंस रखो तो तुम मालिक सही जाओगे करके। एवरीबॉडी समझा क्या? यस और नो? जो आए दोस्तों लाइक शेयर, अपने दोस्तों को चैनल शेयर करें, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है। और एक चीज, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, सीए फाउंडेशन और सीए में सबके क्लासेस अपने शुरू हो रहे हैं, बीबीए बीकॉम भी हो रहा है। तो इफ यू वांट आफ्टर 12th कोई गाइडेंस, या आपके जो कोई दोस्त है 11वीं में, उनको बोलना 12वीं के भी बैचेस शुरू हो रहे हैं करके। हाँ सर, कब से बड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो सर, उसके बाद 3A डिमांड एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। और अपना ये मैक्सिमम, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है, 5 में से 3 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। इतना हम पढ़ रहे, रिलेटेड टू दिस आएंगे, लेकिन आएंगे। आइडेंटिफाइड वाला विषय खत्म हो जाएगा। समझा? ओके। यस और नो? और अभी इको के लिए टेंशन मत लो, इको के लिए तो अभी बहुत बहुत काम करना है। सारे ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू और फॉल्स, एग्री डिसएग्री, सब हम करेंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट रखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए, तो हम लोग सब चीजें करेंगे। ओके चलो बेटा, डिमांड एनालिसिस पे अटेंशन। ड्यू टू फ्लड इन द विलेज, सर बहुत ज्यादा पानी घुस गया था विलेज में, फ्लड आ गया। द डिमांड फॉर वेरियस कमोडिटी डिक्लाइन इवन दो प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सर ये कंसेप्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, भाइयों और बहनों, लास्ट ईयर 8 मार्क्स का सवाल आया था, चेंज और वेरिएशन इन डिमांड। और ये कंसेप्ट में आपको अलग से सेपरेट सेशन रिकॉर्ड करने वाला हूं उस पर, या आज रात को करूंगा, कभी तो करूंगा। लेकिन वो कंसेप्ट बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं तो आपको सवाल आएगा। क्या रहता है सर इसमें? क्या देखना था कि आपका डिमांड नहीं तो सप्लाई चेंज होता है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से। तो यहां पे भी सेम हुआ सर, फ्लड आया, इसकी वजह से डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस क्या बोला उन्होंने? सेम, हिंट दी। तो आपको क्या बोलना था? डिमांड कम हुआ ना, तो डिक्रीज इन डिमांड करके। आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट क्या था? डिक्रीज इन डिमांड। अब ये कैसे समझेगा सर? कंसेप्चुअल जिसने पढ़ा रहेगा। नहीं समझा तो इतना याद रखो कि प्राइस कांस्टेंट बोला तो एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं, क्या है? डिक्रीज। और एक्सप्लेनेशन में तो लिखना ही पड़ेगा ना, अ फॉल इन डिमांड कॉज बाय अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन क्या बेटा? प्राइस, इट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। डन। अनफेवरेबल चेंज अगर रहा अदर फैक्टर में, प्राइस छोड़ के, तो उसे क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे करके। एवरीवन समझा? बोलो यस और नो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन। ड्यू टू गवर्नमेंट कंप्यूटराइजेशन पॉलिसी, द डिमांड फॉर कंप्यूटर अचानक से बढ़ गया सर, डिस्पाइट ऑफ प्राइस सेम। अब बताओ ये क्या रहेगा?
इंक्रीज इन डिमांड। सर ऊपर का क्या था? डिक्रीज इन डिमांड। क्यों? अदर देन प्राइस। यहां पे भी सेम एक्सप्लेनेशन लिखना है। 1 मार्क्स मिल गया सर इसका। इंक्रीज इन डिमांड। एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? बोलो। A rise in demand caused by favorable change in other factor than क्या प्राइस, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो सर फेवरेबल चेंज है तो डिमांड इंक्रीज होगा, अनफेवरेबल चेंज है तो डिमांड डिक्रीज होगा। लेकिन वर्ड क्या यूज हो रहे? डिक्रीज एंड इंक्रीज। प्राइस की वजह से होता तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बताओगा ये कंसेप्ट। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज समझा सबको? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। यस सर। चलो ओके सर। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर है राजा, पीडीएफ ऑलरेडी शेयर है। सर आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एक्सरसाइज से नहीं आएगा ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। इकोनॉमिक्स का पेपर ही ऐसा एक पेपर है जो मैंने पहले भी एनालिसिस से आपको कहा था कि क्वेश्चन देखो ना, एक्सरसाइज कितने छोटे छोटे, कुछ कुछ भी नहीं है। आपको सभी करके जाना है राजा। मतलब जितना हो सके उतना करो, टाइम बहुत है अपने पास और सब याद आएगा आपको, टेंशन मत लो करके। चलो एवरीवन। हाँ सर, आइसक्रीम वाला क्या बात है सर, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, खाने की बात आ गई। आइसक्रीम ऑफ 50 रुपीज वॉज अवेलेबल एट 40। रमेश डिमांडेड 4 आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ 3। डिमांड बढ़ गया है सर, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा है? प्राइस कम होने की वजह से। और जब प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगा और यहाँ पे कोई ढोकला इंक्रीज लिख के आएगा तो सर कितनी झापट मारने जैसी बात है वो। सर इंक्रीज तो इंक्रीज नहीं ना राजा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस हम क्या कहेंगे? एक्सपांशन इन डिमांड। बोलो क्या कहेंगे? एक्सपांशन इन डिमांड। एवरीबॉडी बोलो क्या कहेंगे? एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ा है। सर ये अगर पेपर में आ जाए तो सिर्फ इतना याद रखना, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन लिखना है मालिक। एवरीवन समझ रहा है तुमको? यस और नो बेटा? आइडेंटिफाइड कंसेप्ट में क्या लिखोगे? एक्सपांशन इन डिमांड। बोलो एक्सपांशन इन डिमांड। और रीजन क्या है? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। सर बाकी कुछ बदला नहीं था। राइज इन डिमांड ड्यू टू क्या? फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सपांशन इन डिमांड। चलो 15वां क्वेश्चन बताओ, और इससे रिलेटेड पेपर में आएगा। ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ मैंगोज शीतल डिमांडेड ओनली 3 डजन मैंगो इंस्टेड ऑफ 5 डजन। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ, तो डिक्रीज नहीं, क्या बोलना? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बोलो एवरीबॉडी क्या बोलना? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड पेपर में आएगा सर, आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट। समझ लेना क्या कहोगे सर? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट है, फॉल इन द डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। खत्म सर। तो सर ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने? हमने डिमांड एनालिसिस का जो आइडेंटिफाइड वाला कंसेप्ट था उसमें गवर्नमेंट क्या कंसेप्ट चेक करने वाली है? 4। कौन सी 4 कंसेप्ट? एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो याद रखना, अगर सवाल पेपर में आता है तो इस एंगल से जरूर सोचना। क्या क्लियर है बेटा एवरीवन? यस और नो? यस सर। डिस्टिंग्विश का भी वीडियो करेंगे बेटा, बहुत टाइम है अपने पास, सब करेंगे। हाँ सर, यूटिलिटी की बात करते हैं मालिक। सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। और एवरीबॉडी बहुत सिंपल सी बात है, इस चैप्टर को अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट के हिसाब से। तो प्लीज ध्यान देना और चीजों को समझने की कोशिश करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, यूटिलिटी। अब ऐसे सामने होते तो कुछ जोक वोक मारते हैं, किसी को किसी के मजे लेते हैं, लेकिन सर आप भी अभी माहौल में हो, पढ़ना है आपको। तो चलो यूटिलिटी का हम कर लेते हैं सर, एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बाकी टाइम एग्जाम के बाद जुड़ेंगे कभी। चलो। सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन। ठंडी के दिनों में सलमा ने उसके डैडी के लिए परचेस किया क्या सर? स्वेटर। क्या है सर? इट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। कीवर्ड क्या थे सर? विंटर है, स्वेटर परचेस किया, गर्मी में तो पहनेंगे नहीं सर, तो सही टाइम पे सही इस्तेमाल। कौन सा यूटिलिटी है? टाइम यूटिलिटी। तो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट था टाइम यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटी इंक्रीज और डिराइव्ड बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? टाइम यूटिलिटी। टाइम के साथ जिसका यूटिलिटी चेंज होगा। मैंने कहा ना कि सर बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ब्लड बैंक। ब्लड सर जब जरूरी है वैसे तो स्टोर करके रखा जाता है कहीं पे, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया, अचानक से रिक्वायरमेंट है सर, तो वहां पे आप आंसर क्या लिखोगे? टाइम यूटिलिटी। चलो फटाफट करते हैं। नीलेश परचेस ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। सर बताओ कौन सा? और ये पढ़ के जाना जरूरी, क्योंकि सेकंड चैप्टर में गनगन होता है, अगर पढ़ के नहीं गए तो झोल हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से। नीलेश की जगह रमेश नाम दे देंगे। रमेश परचेस ऑर्नामेंट फॉर हर मदर, ऐसे देंगे। बताओ क्या है? पोजीशन यूटिलिटी।
यूटिलिटी इंक्रीज और ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड क्या बेटा, पोजेशन यूटिलिटी। दैट्स ऑल। सर कविता कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज आफ्टर क्या, द अदर, कविता कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ क्या, ऑरेंजेस वन आफ्टर अनदर, तो इसको क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ कंजम्पशन। वाह सर, बिना पढ़े जाना ही मत इसका। बच्चा क्या क्या दिमाग लगा सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं ना सर। तो क्या सर, कंटिन्यूटी इन व्हाट, कंजम्पशन। Continuity in consumption is a type of consumption in which various unit of commodity are consumed in quick succession। एक के बाद जब कोई बंदा कंज्यूम करते जाता है उसको कंटिन्यूटी कंजम्पशन कहते हैं, वन आफ्टर अनदर। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अजम्पशन इन क्या बेटा, लॉ ऑफ डीएमयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। खत्म हो गया सर। सर क्या याद रखे सर, इतना पढ़ा है कैसे याद आएगा, दिमाग आपको बराबर हिंट देगा बेटा। क्या होगा, आपको देगा कि रमेश नाम का बंदा एक के बाद चीजें खा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बोलो कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपातीज। वाह सर, 4 चपाती खाया, कम थोड़ी ना है, ज्यादा ही है। उसने बोला कि 5वीं नहीं खाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे सर, पॉइंट ऑफ सैटिटी रैशनल कंज्यूमर। देखो बेटा, इसलिए प्लीज पढ़ो, तुमको हजारों कंसेप्ट लग सकती है, लेकिन एटलीस्ट क्या करके जाना पता है, ये नौवा एटलीस्ट दूसरा चैप्टर अच्छे से करो। देखो अभी हमने ऑब्जर्व किया, तीसरे में चौथे में आराम से आ जाता है, लेकिन दूसरे चैप्टर के आइडेंटिफाइड कंसेप्ट एकदम सही से करके जाओ। चलो, पॉइंट ऑफ सैटिटी और ऑफ रैशनल कंज्यूमर मतलब ऐसा एक लेवल जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है। अगर वो एक और चपाती खाता तो डिसयूटिलिटी हो जाता। सर बताऊंगा आपको क्या रहता है पॉइंट ऑफ सैटिटी, क्यों सर, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया ना। अब आपको क्या बोलेंगे पता है, चपाती की जगह मैंगो देंगे, ऑरेंज देंगे, सर अरे कुछ भी देंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट को समझो, रटना नहीं हमको, कि कोई आपको एग्जांपल दिया जाएगा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में, जहां पे कहा होगा कि एक बंदा XYZ कमोडिटी खा रहा है और अचानक से क्या हुआ, उसको दूसरा ऑफर किया, उसने मना कर दिया, तो पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब क्या सर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल। और अगर वो खा लेता तो डिसयूटिलिटी हो जाता। सर क्या था, द वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन लीड टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ वांट और इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन। यस सर, वांट इंटेंसिटी कम होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। एट पर्टिकुलर पॉइंट कंज्यूमर वांट टू गेट फुल्ली सेटिस्फाइड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी। सर आईएमपी करो, ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाएगा। जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी। अ रैशनल कंज्यूमर रिफ्यूज टू कंज्यूम नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ये पढ़ना बहुत जरूरी, एक बार पढ़ के जाना। सर उसने अपना वांट सेटिस्फाई कर लिया, उसको ना निबंध लिया ऐसा होता तिला, राइट, और उसने क्या कर लिया, राइटिंग बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक, तो बोले यूटिलिटी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो कंसेप्ट क्या था, पर्सन को नासिक से मुंबई जाना है और उसने कहा कि एक गाड़ी में बैठ के वो चला गया, कंसेप्ट है यूटिलिटी, क्योंकि बंदे को मुंबई पहुंचा दिया। सर क्या कहा, पूजा सेटिस्फाई हर वांट। हिंट देखो कैसे समझना है, अगर आपको कहा कोई बंदा उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, एमसीक्यूज आएगा, डेफिनेटली आएगा सर, अच्छे से करो। ओके, वांट को सेटिस्फाई कर रहा है कुछ चीजें यूज करके, तो यूटिलिटी लिख देना। द लास्ट क्वेश्चन, ऑल्दो गोल्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हाई, क्यों बताओ सर। गोल्ड इज नॉट, आईएमपी कर लो इसको, पैराडॉक्स वैल्यू इंपॉर्टेंट है सर। पैराडॉक्स वैल्यू कि उसको जीने के लिए जरूरी नहीं गोल्ड, लेकिन गोल्ड का प्राइस ज्यादा है, लेकिन पानी के बिना हम जी नहीं सकते। तो पानी के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन पानी का प्राइस कम है, 20 रुपए में लीटर मिल जाता। और गोल्ड तो सर उसके बिना जी सकते, लेकिन प्राइस ज्यादा है। तो सर क्या, पैराडॉक्स वैल्यू, आईएमपी करो सर, ये कहीं ना कहीं मैच द पेयर्स में आया तो भी काम में आएगा। क्या है सर, इफ कमोडिटी इज रेयर इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज इज हाई, इट्स वैल्यू इन यूज इज लो, इसको पैराडॉक्स वैल्यू कहते हैं सर। कि रेयर कमोडिटी है जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, लाखों करोड़ों रुपए रहेगा, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, वैल्यू इन यूज कम है, नहीं रहा तो मरेंगे नहीं सर। दिस इज नोन एज क्या सर, द पैराडॉक्स बिटवीन द वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी इज नोन एज पैराडॉक्स वैल्यू। तो पानी का वैल्यू इन यूज ज्यादा है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, पानी नहीं रहा तो मर जाएंगे, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम है सर। तो ये कंसेप्ट याद रखना। पैराडॉक्स वैल्यू डन दोस्तों, चैप्टर 1 उसमें से आने की संभावना वैसे तो कम है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं, एक बार देखना और खत्म हो जाएगा करके आपका सारा विषय। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हमने आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट, करीब करीब 1-1.5 घंटे आपके साथ बात किए नॉन स्टॉप लाइव में। सो मालिक आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखो, आपको पेपर बहुत सही जाएगा। 3 जो हमारा ये पॉइंट था
क्या सर, ओवरलेडेड? हाँ ना, अभी ब्रेक लो, मस्त गाने सुनो 10-15 मिनट, ये डन हो गया। और उसके बाद सर देखो बहुत टाइम है, 3 दिन में अपन नहीं कुछ ना कुछ भारी करना, पेपर अपना बेस्ट जाना ही चाहिए सर। मतलब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, मुझे पता है कि कंसंट्रेट कैसे करें सर। इतना पढ़ा याद रहेगा, याद जरूर रहेगा। अब याद करने की कोशिश मत करो, पेपर में जितना तुमने कंसंट्रेशन देके पढ़ा है ना सर, एक चीज तो सिंपल है, पासवर्ड भी दिया है बेटा मैंने टेलीग्राम पे, पूरा चेक करो, पासवर्ड भी शेयर किया है। एक चीज तो तुमको फिक्स है बेटा, कि जितना तुम ऐसे क्विकली पेपर में है ना, तो आंसर याद आ जाएगा, जैसे तुमको ओसीएसपी में केस स्टडी का हुआ ना, सेम बात है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ आप इंस्टाग्राम से ही मुझे कनेक्ट हो सकते हो, और वीडियो देखते वक्त ना मुझे प्लीज आप अपना टैग कीजिए, मैं उसे रीशेयर करता हूँ यूट्यूब पे या इंस्टा पे। ठीक है, जरा जुड़ते हैं सोशल मीडिया पे भी। चलो, थैंक यू बेटा, टेक केयर।